दोस्तों, आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी, जैसे कि अगर आपके हाथ से कुछ चीज छूट जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो भी एक सर्टेन हाइट को कवर करने के बाद नीचे आ जाता है, राइट। एंड इवन अगर आप खुद ही जंप करते हो तो आप भी दोबारा से ग्राउंड पर ही आ जाओगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से छूटता है तो वो नीचे ही क्यों जाता है, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाता। एंड सिमिलरली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर ही क्यों नहीं रुक जाता। एंड इवन जब हम जंप करते हैं तो हम भी ऊपर ही क्यों नहीं रुक जाते, आखिरकार हम दोबारा ही नीचे क्यों आ जाते हैं। तो ऐसे ही सवालों के जवाब को डिफरेंट साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये यूनिवर्स के किस लॉस पर बेस है, लेकिन वो हमारे इस यूनिवर्स को ढंग से समझ ही नहीं पाए, और जिसकी वजह से ना ही वो इन सवालों के जवाब को ढूंढ पाए। लेकिन फिर 17वीं सेंचुरी में एक ऐसे ही साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन इन सवालों के बीच में फंस जाते हैं, और शायद वो इन सवालों के जवाब को भी ढूंढ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन के साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से वो इन सवालों के जवाब को ढूंढ पाते हैं। अब देखो, एक दिन न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे, और तभी अचानक उस पेड़ से उनके सर पर एक एप्पल गिर गया। और इस सेब के गिरते ही न्यूटन ने तुरंत ही सोचना स्टार्ट कर कि आखिर ये एप्पल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा है, ये ऊपर भी तो जा सकता था। तो फिर उन्होंने यहाँ पर सोचा कि यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है जो इस एप्पल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। मीन्स जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करो तो आपको उस ऑब्जेक्ट पर उस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट न्यूटन ने भी सोचा कि अगर ये एप्पल नीचे गिर रहा है तो कोई ना कोई इस एप्पल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जिसकी वजह से ही ये पेड़ से टूटकर नीचे गिरा, राइट। तो अब देखो, न्यूटन को यहाँ पर दो चीजों के बारे में जानना था, जिसमें से फर्स्ट है आखिर इस फोर्स को लगा कौन रहा है, एंड सेकंड इज इन ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स लग कैसे रही है। तो अब न्यूटन इन दोनों सवाल को सोचते सोचते और उस एप्पल को लेकर चल दिए एक डिफरेंट प्लेस पर। अब न्यूटन ने इस एप्पल को डिफरेंट जगहों पर ड्रॉप किया, तो वहाँ पर भी ये एप्पल नीचे गिर गया, और वो और भी डिफरेंट जगहों पर जाकर इस एप्पल को ड्रॉप करने लगे, और वहाँ भी उन्हें सेम रिजल्ट ही मिले, क्योंकि ड्रॉप करते ही एप्पल हर जगह ही नीचे गिर जा रहा था। तो अब न्यूटन ने सोचा कि इन सभी जगहों पर क्या कॉमन है, क्योंकि हर जगहों पर ही ये एप्पल नीचे गिर गया, तो हर जगहों पर भी इस पर फोर्स लग रही होगी, और वो ऑब्जेक्ट जो इस एप्पल पर फोर्स लगा रहा है वो भी हर जगह ही प्रेजेंट होगी, राइट। तो अब उन्होंने सोचा कि इन सभी जगहों पर क्या कॉमन है, तो तुरंत ही न्यूटन के दिमाग में आई अर्थ, जो कि सही भी है, क्योंकि अर्थ ही वो एक ऑब्जेक्ट है जो इन सभी डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट थी, राइट। तो फिर न्यूटन ने सोचा कि शायद ये अर्थ ही है जो इस एप्पल पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, और अर्थ की इसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एप्पल नीचे गिर रहा है। और फिर न्यूटन ने इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, और अर्थ के लिए हम इसे ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो अब न्यूटन को ये तो पता चल चुका था कि इन ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स लगा कौन रहा है, लेकिन अब उनको ये जानना था कि क्या ये फोर्स यूनिवर्सल है या फिर नहीं। मीन्स क्या ये फोर्स यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, या फिर ये सिर्फ अर्थ पर ही वैलिड है। तो अब जब रात में न्यूटन इस सवाल के बारे में सोच रहे थे तो उन्हें दिखाई दिया मून। तो अब गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से देखकर ये पहले ही बता दिया था कि हमारा मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अर्थ भी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो अब न्यूटन को तो ये सारी बातें पता थी। तो अब अगेन न्यूटन ने सोचा कि अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट में रस्सी बांध लूं और उस ऑब्जेक्ट को उस रस्सी से घुमाने की कोशिश करूं, तो उस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करने के लिए भी उन्हें एक फोर्स रिक्वायरमेंट होगी। और सेम कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने मून और अर्थ पर भी लगाया। मीन्स देखो, अगर हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ को रिवॉल्व करने के लिए भी एक फोर्स रिक्वायर्ड होगी, और ये फोर्स उसे प्रोवाइड करेगा सन। और अर्थ और सन के बीच में यही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेम फोर्स अर्थ और मून के बीच में भी लगती है, जिसकी वजह से ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पा रहा है। तो अब न्यूटन को ये भी पता चल चुका था कि ये फोर्स यूनिवर्सल है। मीन्स ये फोर्स यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, और फिर यहीं से सामने आता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली अब न्यूटन का ये लॉ बोलता है कि यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर हम यूनिवर्स में प्रेजेंट कोई भी दो बॉडीज को कंसीडर करते हैं जिनका मास है m1 एंड m2, और इन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस है r, तो अब न्यूटन के इस लॉ के मुताबिक ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडीज। मींस इन दोनों बॉडीज का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। एंड सेकंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस जितना कम इन दोनों बॉडीज के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। एंड मोर ओवर न्यूटन ने हमें एक इक्वेशन भी दी है जिसकी मदद से हम कोई भी दो
बॉडीज के बीच में लग रही ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट कर सकते हैं जब हमें उन दोनों बॉडीज का मास और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता हो। सो अब देखो, जैसे कि मेरे पास कोई भी दो बॉडीज हैं जिसमें से फर्स्ट बॉडी का मास है m1 एंड सेकंड बॉडी का मास है m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। सो अब न्यूटन के मुताबिक इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स लगेगी, दैट इज F इज इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पर g एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो यही था न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो एंशिएंट फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट के सदियों के सवालों को खत्म करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो अब देखो, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये तो बता देता है कि एप्पल अर्थ पर ही क्यों गिरा, राइट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। लेकिन स्टिल न्यूटन ये नहीं बता पाए कि आखिर ये ग्रेविटी प्रोड्यूस कैसे हो रही है। और बाद में इनकी थ्योरी का एक और ड्रॉबैक देखने को मिला, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ मरकरीज फेरिफेलन। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं फेरिफेलन के बारे में। सो अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे प्लैनेट सन के अराउंड इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मींस ओवल शेप के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और इस ऑर्बिट के जिस पॉइंट पर प्लैनेट के और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है तो हम उसी पॉइंट को फेरिफेलन बोलते हैं। और इस ऑर्बिट के जिस पॉइंट पर प्लैनेट के और सन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिफेरिलियन। सो अब देखो, जैसे जैसे साइंटिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी और टेलीस्कोप को इन्वेंट करते गए तो उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा और उन्होंने देखा कि मरकरी का फेरिफेलन हर सेंचुरी में छोटा होता जा रहा है। मींस हर सेंचुरी में मरकरी के ऑर्बिट का फेरिफेलन सन की ओर शिफ्ट होता जा रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा था? तो न्यूटन की ये ग्रेविटेशनल की थ्योरी इन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो अब साइंटिस्ट को एक ऐसी थ्योरी तो चाहिए थी जो इन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन कर सके और साथ ही ये बता सके कि हमारे एनवायरनमेंट में ये ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो अब 19th सेंचुरी में एक ग्रेट साइंटिस्ट द अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसी ही थ्योरी को पब्लिश करते हैं जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो बेसिकली इस थ्योरी के भी दो पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी एंड सेकंड इज थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। सो अब स्पेशल रिलेटिविटी को आइंस्टाइन ने 1905 में पब्लिश करा था और इसको पब्लिश करने के बाद आइंस्टाइन को जनरल रिलेटिविटी को फॉर्म करने में 10 साल का समय लगा, जिसकी वजह से वो जनरल रिलेटिविटी को साल 1915 में पब्लिश करते हैं। सो बेसिकली अब स्पेशल रिलेटिविटी हमें स्पीड ऑफ लाइट, मास एंड टाइम के बीच के रिलेशनशिप को बताती है। और इस थ्योरी के बारे में और इन सभी टॉपिक्स को मैंने पहले ही इस पर वीडियो बना दी है, जैसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को। तो चलिए आइंस्टाइन की इस थ्योरी को शुरू करते हैं आइंस्टाइन के एक थॉट एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इससे पहले हम फिजिक्स से कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज वेलोसिटी। सो अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी ये बताती है कि वो ऑब्जेक्ट एक पार्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक कार है जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो अब इसका मतलब ये है कि ये कार एक घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। एंड सेकंड इज एक्सेलरेशन। सो अब देखो, एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी स्पीड को चेंज कर रहा है। मींस जैसे कि देखो, कोई भी एक कार है जिसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और साथ ही इस कार में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी है। तो अब इसका मतलब है कि इस कार की स्पीड हर एक सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि नेक्स्ट सेकंड में इस कार की स्पीड 23 मीटर पर सेकंड हो जाएगी एंड नेक्स्ट सेकंड में इसकी स्पीड 26 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये तो था कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का। एंड लास्ट वन इज फ्री फॉल। सो अब देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए बिना, तो तब हम उस ऑब्जेक्ट की मोशन को फ्री फॉल बोलते हैं। एंड फ्री फॉल के दौरान इस ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट को। सो अब इन थॉट एक्सपेरिमेंट्स को आप भी अपने साथ इमेजिन करके देखिए ताकि आप इनको और भी अच्छे से समझ सकें। तो अब देखो, आइंस्टाइन को न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो पता ही था, जो ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा और अगर वो किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा जब तक उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। मींस यहाँ पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। सो अब इस एक्सपेरिमेंट में आइंस्टाइन अपने आप को एक बिल्डिंग की टॉप पर एज्यूम करते हैं और फिर वो इस बिल्डिंग से कूद जाते हैं बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो अब यहाँ पर हम आइंस्टाइन की मोशन को फ्री फॉल बोल सकते हैं, राइट। एंड फ्री फॉल के दौरान उस ऑब्जेक्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट होता है। तो अब यहाँ पर आइंस्टाइन की मोशन फ्री फॉल है, तो अब वो यहाँ पर वेटलेसनेस को महसूस करेंगे। मींस उनका वेट 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का वेट 0 हो जाता है। सो अब वेट 0 होने का मतलब है अर्थ की ग्रेविटी उन पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रही है और ना ही उन
पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है, लेकिन कोई भी फोर्स ना लगने की वजह से भी उनकी बॉडी का एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि हर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट होता है। मींस यहाँ पर बिना कोई फोर्स लगाए उनकी बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट हो गया। लेकिन न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगाई जाए तो तब तक उस बॉडी की स्पीड ही चेंज नहीं होगी, और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही होना चाहिए, राइट। तो फिर अब आइंस्टाइन ने यहाँ पर सोचा कि या तो फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन ही गलत है या फिर उनका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही गलत है। लेकिन न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज, तो फिर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो गलत नहीं हो सकते। तो फिर आइंस्टाइन ने सोचा कि उनका ग्रेविटेशनल फोर्स वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो फिर आइंस्टाइन ने यहाँ पर बोला कि ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है, और अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो फिर आखिर एक्चुअली में वो क्या है। तो अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइंस्टाइन एक और थॉट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और वो इस बार अपने आप को एक लिफ्ट में अज्यूम करते हैं। सो अब देखो, अगर अर्थ लिफ्ट पर है तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से लिफ्ट के ग्राउंड पर खड़े रहे। लेकिन अब आइंस्टाइन सोचते हैं कि वो इस लिफ्ट को स्पेस के एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटी का कोई सोर्स ही ना हो, और अब अगर लिफ्ट में ग्रेविटी ही नहीं है तो वो ग्राउंड पर खड़े रहने की बजाय लिफ्ट में फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। लेकिन वो दोबारा सोचते हैं कि अगर मैं इस लिफ्ट को इस स्पेस में मूव करना स्टार्ट कर दूं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो अब इस एक्सेलरेटेड लिफ्ट में वो फ्लोट नहीं करेंगे, बल्कि वो दोबारा से लिफ्ट के ग्राउंड से अटैच हो जाएंगे, और यहाँ तक कि वो लिफ्ट में सेम महसूस करना स्टार्ट कर देंगे जैसा कि वो लिफ्ट के अंदर अर्थ पर कर रहे थे, वो भी ग्रेविटी का कोई सोर्स ना प्रेजेंट होने के बावजूद। सो अब आइंस्टाइन ने इस थॉट एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि जैसा कि वो महसूस लिफ्ट में अर्थ पर कर पा रहे थे, वैसा ही महसूस वो एक एक्सेलरेटेड लिफ्ट में कर रहे थे। और उन्होंने फिर यहाँ से ये कॉन्क्लूड करा कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन सेम थिंग्स हैं, क्योंकि हम दोनों ही केसेस में सेम थिंग्स को फील कर रहे हैं। सो अब ये कॉन्क्लूड करने के बाद आइंस्टाइन दोबारा से उसी एक्सेलरेटेड लिफ्ट में पहुंच गए, और इस बार उन्होंने इस एक्सेलरेटेड लिफ्ट में एक लाइट बीम को पास किया, और ये लाइट रे लिफ्ट के ग्राउंड के पैरेलल थी। तो ऐसा करने के बाद आइंस्टाइन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने की बजाय इस लिफ्ट में बैंड हो रही है। सो अब देखो, लिफ्ट में लाइट बैंड क्यों हो रही है, तो इसको हम थोड़े सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो अब देखो, तुम्हें ये पता ही होगा कि लाइट भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम फोटॉन्स बोलते हैं, राइट। और अब इस बैंड फिनोमेना को समझने के लिए हम लाइट के इन्हीं फोटोन पार्टिकल्स का यूज करेंगे। सो अब देखो, जैसे कि हम अज्यूम करते हैं जब आइंस्टाइन इस लाइट रे को पास करते हैं तो उस लाइट में से सबसे पहले दो फोटॉन्स इमर्ज होते हैं। तो अब ये दो फोटॉन्स लिफ्ट के साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे, राइट। तो अब लिफ्ट तो मूव कर रही है, और लिफ्ट के ऊपर आप भी खड़े हो तो आप भी मूव कर रहे होगे, और आपके साथ जो लेजर है जिससे लाइट रेज निकल रही है वो भी आपके साथ मूव करेगी, राइट। लेकिन जो दो फोटोन के पार्टिकल्स हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लिफ्ट से कनेक्टेड ही नहीं है, और फिर वो लिफ्ट के साथ मूव नहीं करेंगे। सो अब थोड़ी देर बाद इस लेजर से दो और फोटॉन्स इमर्ज होते हैं। तो अब क्योंकि पहले वाले दो फोटॉन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए थे, तो ये दो नए फोटॉन्स उनसे थोड़ी अपवर्ड पोजीशन में रहेंगे, उनसे थोड़ी ऊपर की पोजीशन में रहेंगे, राइट। एंड सिमिलरली ये दोनों फोटॉन्स के पार्टिकल्स भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और पहले वाले और भी नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, और जब उस लेजर से और दो फोटॉन्स के पार्टिकल इमर्ज होंगे और आप और आपकी लेजर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और जब आपकी लेजर से दो और फोटॉन्स के पार्टिकल निकलेंगे तो वो अगेन पहले वाले फोटॉन से ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। और अब अगर हम इन फोटॉन्स के पाथ को ट्रेस करेंगे तो हमें एक बैंड लाइन मिलेगी, और इसी की वजह से हमें लाइट बैंड नजर आ रही है। मींस एक एक्सेलरेटेड लिफ्ट में लाइट बैंड हो रही है। तो अब आइंस्टाइन ने अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से पहले ही फाउंड आउट कर लिया था कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी दोनों सेम थिंग्स हैं। तो जो चीज एक्सेलरेशन के साथ हो रही है तो वही चीज एक ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ भी होगी। तो अब आइंस्टाइन ने सोचा कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होगा वो स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अब अगर कोई भी लाइट इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से पास करती है तो वो बैंड हो जाएगी। तो अब आइंस्टाइन ने सोचा कि आखिर लाइट बैंड क्यों हो रही है, क्योंकि स्पेस में लाइट तो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो अब उन्होंने यहाँ पर बोला कि लाइट तो एक स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो कर रही है, लेकिन शायद यहाँ पर स्पेस ही है जो कर्व हो चुका है, और स्पेस के इसी कर्वेचर की वजह से हमें लाइट बैंड नजर आ रही है। तो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। तो अब जैसे कि मान लो मैं एक पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अभी तो वो लाइन मुझे स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं इस पेपर को ही बीच में से फोल्ड
कर दूं तो वो लाइन तो अभी भी स्ट्रेट है, लेकिन वो मुझे अब कर्व नजर आएगी क्योंकि वो पेपर ही कर्व हो चुका है जिस पर वो बनी हुई है। और सेम कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने स्पेस में भी अप्लाई करा। मींस लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है, लेकिन स्पेस ही है जो कर्व हो चुका है, जिसकी वजह से लाइट हमें बैंड नजर आ रही है। सो अब आइंस्टाइन ने सोचा कि आखिर ये स्पेस टाइम को कर्व कौन कर सकता है। तो अगेन उनके दिमाग में आया जो ऑब्जेक्ट स्पेस में इस ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। मींस आइंस्टाइन के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है वो अपने अराउंड प्रेजेंट स्पेस को कर्व कर देता है, एंड थस इस ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस टाइम में आए इसी कर्वेचर को आइंस्टाइन ग्रेविटी बोलते हैं। मींस अगर अब हम सम अप करें तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बोलती है कि हमारा स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है, और जब इस फैब्रिक पर हम कोई एक मासेस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट इस स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर फॉर्म कर लेता है, और इसी कर्वेचर को ग्रेविटी बोलते हैं। मींस जैसे कि अगर देखो, अगर हम एक ट्रैम्पोलिन पर एक हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो अपने अराउंड प्रेजेंट इस ट्रैम्पोलिन को कर्व कर देगा, और साथ ही अगर हम इस ट्रैम्पोलिन पर एक लाइटर मास वाला ऑब्जेक्ट भी रखें तो वो भी अपने अराउंड कर्वेचर बनाएगा, और साथ ही वो हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड भी रिवॉल्व करेगा। तो अब ये थ्योरी ग्रेविटी के साथ होने वाले कई फिनोमिनास को जनरेट करती है, जैसे कि टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट एंड ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो चलिए अब हम समझते हैं टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को। तो अब देखो, टाइम डायलेशन का मतलब होता है डिफरेंट जगहों पर टाइम का वेरिएशन। मींस हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी बॉडीज के लिए टाइम कांस्टेंट नहीं है, और इन सभी बॉडीज के लिए टाइम डिफरेंट है। सो अब देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस टाइम के फैब्रिक पर रखते हैं तो वो स्पेस के साथ टाइम के डायमेंशंस में भी कर्वेचर प्रोड्यूस करता है, और जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा वो बॉडी उतना ही टाइम के डायमेंशन को भी कर्व करेगी, जिसकी वजह से वहाँ पर टाइम स्लो हो जाएगा। सो अब देखो, मैं इसे आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अब जैसे कि मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं A एंड B, जिनका मास है M1 एंड M2। सो अब M1 का मास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू M2। सो अब अगर इन दोनों बॉडीज को हम स्पेस टाइम के फैब्रिक पर रखते हैं तो जिस बॉडी का मास ज्यादा है वो टाइम के डायमेंशन को ज्यादा कर्व करेगी एज कम्पेयर टू जिस बॉडी का मास कम है, राइट। और जहाँ पर टाइम का डायमेंशन ज्यादा कर्व हुआ है वहाँ पर टाइम की स्पीड स्लो होगी, और वहीं जहाँ पर टाइम का डायमेंशन कम कर्व हुआ है वहाँ पर टाइम की स्पीड ज्यादा होगी, एंड थस ये टाइम का वेरिएशन बॉडीज के डिफरेंट मास होने की वजह से ही होता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। सो अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि एक लेंस थिक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो लाइट को बेंड या फिर डाइवर्ज करता है, राइट। सो अब देखो, आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स में एक नेचुरल लेंस प्रेजेंट होता है, और इस लेंस को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंस। तो अब यहीं से शुरुआत होती है ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। तो चलिए अब हम इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सो अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक स्टार है और इस स्टार का नाम है A, और अब अगर ये स्टार स्पेस टाइम के फैब्रिक में प्रेजेंट है तो ये स्टार भी अपने अराउंड स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्वेचर प्रोड्यूस करेगा, राइट। और इस स्टार के पीछे एक और स्टार प्रेजेंट है B, और स्टार A के आगे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। और अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ऑब्जर्वर स्टार B को दो पोजीशन पर देख सकता है, और अब ऐसा स्टार A की वजह से स्पेस टाइम फैब्रिक में प्रोड्यूस कर्वेचर की वजह से होगा। मींस देखो, जो लाइट ऑब्जर्वर के पास स्टार B से आएगी तो उसके सामने आएगा स्टार A, और अब क्योंकि स्टार A ने अपने अराउंड स्पेस टाइम फैब्रिक को कर्व कर रखा है जिसकी वजह से स्पेस टाइम ही कर्व हो चुका है, तो ये स्टार B से आई हुई लाइट भी इस बैंड पाथ को ही फॉलो करेगी, जिसकी वजह से ये लाइट बैंड होकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। और अब ऑब्जर्वर जो इमेज स्टार B की बैंड लाइट से फॉर्म हुई है वो उससे ऑब्जर्व कर पाएगा। और अब क्योंकि यहाँ पर स्टार B की दो लाइट रेस थी तो उन दोनों लाइट रेस के पीछे तो एक स्ट्रेट लाइन में उन दोनों ही पोजीशन पर स्टार B की इमेजेस फॉर्म हो जाएंगी, और इन दोनों इमेजेस को हम स्टार B की एपेरेंट इमेजेस भी बोलते हैं। और इस केस में स्टार A को हम ग्रेविटेशनल लेंस बोलेंगे क्योंकि इसी की ग्रेविटी की वजह से स्टार B की लाइट बैंड हुई है, राइट। एंड मोर ओवर हमें इस स्टार B की इमेजेस मैग्नीफाइड नजर आएंगी, मींस इससे बड़ी नजर आएंगी। तो यही है ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से साइंटिस्ट यूनिवर्स में प्रेजेंट डिस्टेंट गैलेक्सीज की इमेजेस को फॉर्म करते हैं। एंड वेल 1919 में आइंस्टाइन की इस थ्योरी को एडिंगटन के द्वारा ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कॉन्सेप्ट से ही प्रूव किया गया था। दरअसल उस टाइम पर एक कंप्लीट सोलर एक्लिप्स था जिसकी वजह से साइंटिस्ट सन के पीछे प्रेजेंट स्टार को डिटेक्ट कर सकते थे। सो अब देखो, आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग सन भी अपने अराउंड स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व करेगा, और स्पेस टाइम के इस कर्वेचर से उसके पीछे प्रेजेंट वाले स्टार्स की लाइट भी बेंड हो जाएगी। एंड अगेन इन स्टार्स की भी हमें दो अपेरेंट पोजीशन नजर आनी चाहिए, जैसा कि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में बताया था, राइट। तो इस सोलर एक्लिप्स के दौरान एडिंगटन और उनकी टीम सन के प्रेजेंट पीछे वाले स्टार्स की पोजीशन को डिफरेंट जगहों से मेजर करते हैं, और उन्हें इन स्टार्स की अपेरेंट पोजीशन वैसे ही मिली जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही थी। तो अब यहाँ से आइंस्टाइन की थ्योरी प्रूव हो जाती है
कि हाँ एक्चुअल में ग्रेविटी स्पेस टाइम में आए हुआ कर्वेचर ही है। सो अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है मरकरी का फेरीफेलन, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट पर आइंस्टाइन की थ्योरी ये बोलती है कि मरकरी के फेरीफेलन का डिस्टेंस तो कम होना ही चाहिए, क्योंकि सन मरकरी को अपनी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट कर रहा है। मींस देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम अगेन ट्रैम्पोलिन वाले केस को कंसीडर करें, तो अब अगर हम इस फैब्रिक पर एक हैवी मास वाला ऑब्जेक्ट रखते हैं और साथ ही इस पर एक लाइटर मास वाला ऑब्जेक्ट भी रखते हैं, तो ये लाइटर मास वाला ऑब्जेक्ट इस हैवी मास वाले ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, राइट। और ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद इस हैवी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करते करते इस ऑब्जेक्ट से ही कोलाइड हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने यही बोला कि ठीक इसी प्रकार स्पेस में भी होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा ये मरकरी भी सन से कोलाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मरकरी को सन से कोलाइड होने में टाइम काफी ज्यादा लगेगा, और साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट करा है कि तकरीबन 2 से 3 बिलियन सालों के बाद ये मरकरी भी सन के साथ कोलाइड हो जाएगा। तो आइंस्टाइन की थ्योरी न्यूटन के ड्रॉबैक के साथ साथ और भी सभी अनसॉल्व सवालों के जवाब दे देती है, जैसे कि ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट। और अब अगर आपको आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी जानना है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने सभी टॉपिक्स को डीपली कवर किया है, और साथ ही आइंस्टाइन के थॉट एक्सपेरिमेंट से ये बताया है कि इन्होंने इस थ्योरी को इवॉल्व कैसे किया। और वहीं अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जानना है, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।